आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। आज से हम कंटिन्यू अब सी टेट के एग्जाम तक जो है सी टेट से संबंधित एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। आज हम देखने वाले हैं 2024 में सी टेट के जो एग्जाम में सोशल स्टडी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, कथन एवं कारण दिया हुआ है। कथन है ए, 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठन गुजराती भाषाओं के लिए अलग अलग दो राज्यों में बांटा गया था। देखिए जो बंबई जो प्रांत है, अगर हम राज्य के निर्माण की बात करें तो ये मुंबई जो राज्य है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसमें बंबई और जो गुजरात के इलाका है वो शामिल थे। बंबई पुनर्गठन अधिनियम फिर 1960 के द्वारा इसे विभाजित कर दिया गया दो प्रांतों में, एक मराठी भाषा के लिए हम कह सकते हैं बंबई प्रांत को, और एक गुजराती भाषा के लिए। तो 1960 में द्विभाषी रूप में ये डिवाइड हो गया था, दो राज्यों के रूप में बट गए थे। तो इसमें कथन तो सही है। इसके बाद कारण दिया है, 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषाओं के लिए और हरियाणा हरियाणी और हिंदी बोलने वालों के लिए। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें कारण भी सही है, क्योंकि 1966 में पंजाब का विभाजन तो हुआ था, जिसमें पंजाब जो वर्तमान पंजाब हो पंजाबी बाहुल्य भाषी क्षेत्र है, और हरियाणा जो है हरियाणी और हिंदी बोलने वाले क्षेत्र है। तो यहाँ भी विभाजन हुए थे, लेकिन बंबई प्रांत और पंजाब दोनों जो है अलग अलग स्टेट है, अलग अलग प्रांत है। तो इसमें कथन जो है कारण का सही स्पष्ट या व्याख्या करते, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या करता है क्या, नहीं, ये इससे जुड़े हुए नहीं है, सभी जो है अलग अलग प्रांत है। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर टू। दोनों ए तथा आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, तो 1956 में। ठीक है, इसे याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को, पुनर्गठन अधिनियम को याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत जो एक कमेटी बना था, उस कमेटी के अध्यक्ष को भी आप याद रख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन कमेटी के जो अध्यक्ष थे कौन थे, वो थे फजल अली। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसी कमेटी के सिफारिश पर जो है राज्यों का निर्माण किया गया था, फजल अली। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। देखो, लद्दाख को भारत का छोटा तिब्बत कहते हैं, इसे छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बत के अगर हम देखें तो पश्चिमी हिस्सा से लगा हुआ है, और तिब्बत और लद्दाख की जो लद्दाख के अगर हम देखें जिला के अंतर्गत लेह, लेह उससे लगा हुआ है, और इसमें जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं एक दूसरे के पाए ही जाते हैं। तो सांस्कृतिक एक रूपता इसके अंतर्गत हमें दिखाई देता है, और सांस्कृतिक एक रूपता के कारण धार्मिक समानता, भाषाई समानता, भोजन से संबंधित भी यहाँ नूडल्स वगैरह, सूप वगैरह जो है लगभग तिब्बत की ही समान है दोनों में, तो इसीलिए इसे छोटा तिब्बत भी कह दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, सी और डी। तो इसमें आ जाएगा सेकंड नंबर, इसका राइट आंसर है 2। नेक्स्ट प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। जो 7th सेंचुरी है, ठीक है, अगर हम 7th सेंचुरी के अंतर्गत देखें, 7th सेंचुरी के अंतर्गत 700 ईस्वी के आसपास, 700 एडी में, तो यहाँ पर हुआ क्या था, तो भारत में मौर्यों के पतन के पश्चात जो गुप्त काल के शासन काल के दौरान था, तो गुप्त के शासन काल में जो एक कह सकते हैं जो वैष्णव और शैव मत के अनुयायी थे या त्रिदेव की संरचना हुआ। इसके साथ साथ सामाजिक विविधताएं जो है बढ़ने लगा था। लोग यहाँ पर जन्म के आधार पर सामाजिक भिन्नताएं बढ़ने लगा, जिसके अंतर्गत जातिगत भेदभाव बढ़ना, ये सब होने लगा था। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है ए दिया है, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, ये नहीं है, इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा 4, सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम नहीं है। प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल विद्यमान रहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में पाए गए, ठीक है, लाए गए। उसके बाद कारण दिया है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। देखिए, जो शाहजहां है, उनके शासन काल की अवधि अगर हम देखें तो 1628 से इनका शासनकाल प्रारंभ हो जाता है, जो लगभग 1658 के आसपास रहा इनके शासनकाल। और इनके शासनकाल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में काफी कार्य किए गए, जिसके कारण इन्हें कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में इस युग को स्वर्ण युग भी कहा दिया जाता है। जिसमें अगर हम देखें तो आगरा के जो ताजमहल है, इसका भी निर्माण शाहजहां ने ही कराया था, ठीक है। जैसे ताजमहल का निर्माण करा दिया आगरा में, मोती मस्जिद का निर्माण कराया इन्होंने आगरा में। साथ साथ दिल्ली के जो लाल किला है, लाल किला का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था। और दिल्ली के जामा मस्जिद का भी निर्माण इन्होंने कराया था। तो इसके कारण एक हम कह सकते हैं शाहजहां के जो शासनकाल है काफी स्थापत्य कला के क्षेत्र में उन्नत रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कथन है वो सही है कि मुगल वास्तुकला के दौरान विभिन्न तत्व भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। और जो कारण है ये भी सही है, क्योंकि आगरा और दिल्ली ही मुख्य रूप से केंद्र रहा इस स्थापत्य कला के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है तथा उनके एक व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर तथा ए की सही व्याख्या भी करता है। आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं कि ये भी प्रश्न आते हैं कि दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल का जो निर्माण है उसे किसने कराया था, ये भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना हुआ है। देखिए, जो हमारा सौर मंडल है अगर आप देखें तो सौर मंडल में सबसे पहला जो आता है वो सूर्य है, ठीक है। सूर्य के इर्द गिर्द अनेक जो ग्रह है, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, इस प्रकार जो ग्रह है अपने अपने अक्ष पर जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य के बाद ग्रह, ग्रह के बाद उपग्रह आता है, छोटे छोटे उपग्रह है, जो ग्रहों के भी उपग्रह पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा, ठीक है। तो इस प्रकार उपग्रह आता है। फिर क्षुद्र ग्रह जिसे हम एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। फिर इससे भी छोटा होता है उल्कापिंड। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के ही परिक्रमा करता है, बट ये ग्रह से छोटा होता है। फिर आता है उल्कापिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। तो याद रखेंगे हमारा सौर परिवार में ये खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। प्रश्न है, कथन दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। देखिए, जो जेम्स मिल है इन्होंने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो लिखा था, लेकिन ये अगर हम इसके विचारधारा को देखें, जेम्स मिल के जो इतिहासकार है, ये जेम्स मिल जो है ब्रिटिश के पक्ष में ये अधिकतर लिखते थे। और भारत को जो है, भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम में बांटने का भी इन्होंने प्रयास किया था। और इसीलिए इनके द्वारा, जेम्स मिल के द्वारा, ये हिस्ट्री ऑफ जो ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिखा था उसे 3 भागों में विभाजित किया। और विभाजन का जो रूप है ब्रिटिश इतिहास में, ब्रिटिश इतिहास को इन्होंने बहुत अच्छे बताया। इसके बाद जो भारत के इतिहास है, हिंदू इतिहास और मुस्लिम इतिहास, इस रूप में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। तो 3 रूपों में डिवाइड किया, ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम इतिहास के रूप में। तो यहाँ पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया, यह करेक्ट है, सही है। इसके बाद बी है, इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा, ये गलत है। 3 भागों में तो बांटा था, बट ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम के रूप में डिवाइड किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बस इसका स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है, किंतु बी जो है गलत है। तो राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन करना है। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर हम रेलवे निर्माण की बात करें तो जितना ज्यादा हमारा टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में जो है रेलवे लाइन या सड़क परिवहन या जो भी परिवहन की व्यवस्था है उसे स्थापित करना आसान होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके उपयुक्त कारण देखें तो यहाँ दिया है, पहला है पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है, गलत है, आसान नहीं होता। पहाड़ महाक्षयित है, ये भी गलत है। पहाड़ी लोग रेल मार्ग बना रहे हैं, ये भी गलत है, नहीं आ सकता।
इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ये करेक्ट आंसर है। ये उपयुक्त कारण हो सकते हैं कि वर्तमान में उन्नत प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिसके कारण रेल मार्ग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाना अब संभव हो सका है। अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान में जो सिक्किम है वो अभी रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। एक मात्र ही ऐसे राज्य है वर्तमान में, बाकी सभी राज्य जितने भी पहाड़ी क्षेत्र वही राज्य है वो सभी वर्तमान में अब रेलवे लाइन से जुड़ गए हैं। प्रश्न है, कथन दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। करेक्ट है, क्योंकि 1770 में अंग्रेजी दास्ता के जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा था और इसके कारण वहां के जो उपज है उसमें अधिक टैक्स लिए जाते थे। लेकिन 2 वर्ष ऐसा रहा, 1969, 70, 71, ऐसे 3 वर्ष हम कह सकते हैं जिसमें अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, बारिश की कमी हो गया, जिस कारण बंगाल के जो पूरा कृषि कार्य चौपट हो गए थे, जिसमें लोगों का पलायन बढ़ता रहा और लोग जो है भुखमरी से मर भी गए। लगभग बंगाल के 1/3 जो आबादी है इस अकाल में मर भी गए थे। ठीक है, उनका उनका मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इसका है, 1770 में बंगाल में भयानक अकाल में 1 करोड़ लोगों को मार डाला, सही है। और यह जो 1 करोड़ है लगभग 1/3 आबादी के बराबर था। तो इसमें जो आ जाएगा राइट आंसर वो होगा दोनों सही, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत देखें तो भारत का अगर आप इमेज देखेंगे तो भारत के को जो इमेज है इस प्रकार अगर हम देखें तो इधर वाला जो हिस्सा है यही आता है गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन के रूप में, अर्थात यूपी, बिहार, इधर पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इस राज्य में अगर आप देखें तो विशेष रूप से जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार की होता है। यहाँ तक कि जो मेघालय है उसमें तो सबसे ज्यादा वर्षा भी होता है। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृत है, ये भी सही है। तो इसके अंतर्गत बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में उतने ज्यादा शंकुधारी नहीं पाए जाते, तो ये गलत है। शंकुधारी वृक्ष जो है कम टेम्परेचर में ये जो है हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। तो इसके अंतर्गत बी, सी और डी करेक्ट आंसर है, सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बी, सी, डी। प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की जो रचना है निम्नलिखित में किस सुधारक द्वारा दी गई थी। यहाँ पर देखिए जो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है ये भारत में प्रथम, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत में नारीवादी बुक के अंतर्गत प्रथम माना जाता है और ये मराठी भाषा में लिखा हुआ है, स्त्री पुरुष तुलना। इसके लेखक थे ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो इन्होंने विधवा विवाह, लड़की को जो शिक्षा देने की जो प्रथा इससे पहले दबे पड़े थे उसे इन्होंने उजागर भी किया। और इसलिए यहाँ पर स्त्री पुरुष के जो सामाजिक विविधताएं है उसे डिवाइड किया गया। विभिन्न हिंदू जो रूढ़िवादी प्रथा है जो स्त्रियों के जो है उनको प्रगति को रोकता था उस पर इनके द्वारा कड़ी आलोचना भी किया जाता था ताराबाई शिंदे के द्वारा। तो इसी के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक एक बुक लिखा था, याद रखेंगे इसे। और इसे जो है इनके द्वारा 1882 में लिखा गया था, इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। स्त्री पुरुष तुलना 1882 में ताराबाई शिंदे के द्वारा। इसमें दिया है गेहूं और जौ फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं। देखिए जो कृषि का साक्ष्य है अगर हम देखें प्राचीनतम साक्ष्य तो ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है, मेहरगढ़ से। तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ क्षेत्र में अगर हम देखें इसमें से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है तो गारो हिल्स तो ये वहां नहीं है, गारो हिल्स तो इधर मेघालय क्षेत्र में है। मालाबार हिल्स ये भी नहीं है, नीलगिरी हिल्स दक्षिण भारत। सुलेमान किर्थर हिल्स ये है पाकिस्तान क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो मेहरगढ़ क्षेत्र है उसमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुलेमान और किर्थर हिल्स ये पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं, इसे याद रखेंगे। कुछ और भी चीजें याद रख सकते हैं, जैसे नवीनतम डाटा के आधार पर अगर हम भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य देखें जो लगभग 8,000 से 9,000 BC के अंतर्गत आते हैं, ईसा पूर्व के अंतर्गत, वह स्थान
है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा के रूप में एक मिल जाता है। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, कोल्डी हवा, ठीक है। ये बद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। सही है। जो हमारे विचारधाराएं होते हैं, आधुनिक और साइंस से लेकर विचारधाराएं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विचारधाराएं होते हैं जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते रहते हैं, जो रूढ़िवादी धारणाएं हमारा बन जाता है, और जिसके कारण मनुष्य कुछ अच्छा करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। तो ये कथन सत्य है, रूढ़िवादी धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकते हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती है, उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है एक कथन भी सही है, तर्क भी सही है, और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर आ जाएगा एक। प्रश्न है निम्नलिखित में वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हमें दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन का अगर परसेंट देखेंगे तो लगभग 78%, और ऑक्सीजन का परसेंट देखेंगे तो लगभग 21% के रूप में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हमें देखने को मिलते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न है स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है वेद समाज की स्थापना 1884 में मद्रास में हुई। यह सही है। 1884 में चेन्नई में वेद समाज की स्थापना किया गया था। वेद समाज वैसे ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। इसकी स्थापनाकर्ता में केशव चंद्र सेन का नाम आता है, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के इसके नाम के अंतर्गत आते हैं। और एक और नाम है के श्रीधरुल नायडू, तो इसे भी याद रख सकते हैं, केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू। ये जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था वेद समाज का। सामाजिक रूढ़िवादी प्रथाओं पर कह सकते हैं प्रहार करने के लिए इस समाज की स्थापना किया गया था। ये वैसे ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। गलत है। ये जस्ट मैंने बताया कि ब्रह्म समाज से प्रेरित थे, आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। तो इसमें जो है ए सही है और आर बी जो है गलत है। ठीक है। तो इस राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। एक और चीज याद रखेंगे, जैसे वेद समाज यहाँ पास आ गया है तो आप ब्रह्म समाज पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया और कब किया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। एक और याद रखेंगे आर्य समाज नाम आया है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की जो स्थापना है दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। प्रश्न है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? देखिए जो 1929 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, ये हरविलास सारधा के द्वारा लाया गया था, उनके ही प्रयासों से, हरविलास सारधा के प्रयासों से। इसी कारण इसे सारधा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नाम से ये एक उपनाम से भी फेमस भी है। तो कई दफा सारधा एक्ट के नाम से पूछ दिए जाते हैं, तो याद रखेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को सारधा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में जो लड़की है उनके विवाह के लिए 14 वर्ष का उम्र निर्धारित किया गया, और लड़के के विवाह के लिए 18 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया। ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन 20-18 ये नहीं है, पुरुष महिला का पूछा है, तो पुरुष का तो 18 आना चाहिए। तो पुरुष का 18 वर्ष किस में दिया? सेकेंड में। अच्छा, यहाँ पर लड़की का 16 वर्ष दिया, लड़की का 16 वर्ष इसमें नहीं था। यहाँ पर ये जो प्रश्न है वैसे विलोपित होना चाहिए था, डिलीट होना चाहिए। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 18 वर्ष लड़के की उम्र रखा गया था और लड़की की उम्र 14 वर्ष रखा गया था 1929 में। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो वर्तमान में जो है 2006 का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू है, जिसके तहत न्यूनतम उम्र 18 वर्ष लड़की का और 21 वर्ष लड़के का है। तो आप वर्तमान में जो लागू है उसे भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू है? तो 2006 का। प्रश्न है भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए कथनों का चयन कीजिए। यह जलोढ़ और मृदा से अच्छे ढंग से विकसित होता है। जलोढ़ मृदा में सही है, जलोढ़ मृदा में अच्छे होता है जूट का खेती। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होता है, ये भी सही है, उच्च तापमान की आवश्यकता होता है। इसे निम्न तापमान निम्न वर्षा की आवश्यकता होता है, ये गलत है। उच्च तापमान और भारी वर्षा चाहिए इसके लिए, जूट की खेती के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए, बी और डी। तो राइट आंसर है इसका सेकंड, ए, बी और डी सही है। वन
सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? देखो, पवन अगर सड़क पर कुछ भी चीज को अगर गिरी हुई पत्ती को उड़ाकर ले जाती है तो इसमें उच्च दाब क्रिएट होता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र के लिए हवा चलता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु का गति। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि वह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक ऊष्मा होता है। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश व देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो इसके अंतर्गत देखें तो ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए नहीं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो है खींचे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत जो रेखा इसको मिलाने वाली रेखाएं होता है, ये सभी क्या होता है? देशांतरी रेखाएं होता है। और उसके बाद भूमध्य रेखा के अंतर्गत ये भूमध्य रेखा बीचों बीच जो डिवाइड होता है, इसी के समांतर उत्तर की ओर इधर जो खींचे जाते हैं ये रेखाएं, और दक्षिण की ओर जो खींचे जाते हैं ये रेखाएं, ये सभी रेखाएं जो होता है अक्षांश रेखा कहलाता है। तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं, ये सभी जो है ग्लोब में हमें स्थानों को ढूंढने में सहायक होते हैं कि कौन से स्थान कितने डिग्री अक्षांश पर और कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है ये विकल्प हमें चुनना है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के अंतर्गत इसमें फर्स्ट दिया है, भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इनका स्थापना किया था। करेक्ट है, इनकी स्थापना वैसे 1928 में दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, दिल्ली में इसकी स्थापना 1928 में हुआ था। 1928 में पंजाब के अमृतसर में स्थापना हुआ था, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ये गलत है। HR के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दिया था, ये सही है। ठीक है, जो सैंडर्स हत्याकांड है ये लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हो। 1928 में इसका हत्या कर दिया गया था सैंडर्स का। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया है, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी, ये सही है। हार्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में महलवारी बंदोबस्त की जो शुरुआत है किया गया था। महलवारी बंदोबस्त मतलब गांव को एक महल के रूप में बनाकर और उस महल के मुखिया मतलब कि जो गांव के प्रधान होगा उसे सौंपा जाएगा, इस प्रकार का दिया गया था। तो इसमें कारण दिया है, राजस्व वसूली कंपनी तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, सही था ये भी सही है। लेकिन ये व्याख्या सही करता है क्या? नहीं करेगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। पेरिया पुराणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देता है? देखिए, जो पेरणा पुरम है ये 63 सेव नारों के जीवन कथा के बारे में हमें बताता है। इसके लेखक थे सेकिलर, जो सेकिलर है, सेकिलर इसके लेखक थे, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं प्रेरणापुरम का। और यह जो है 63 सेव नयनारों का कथा चित्रण के बारे में है, तो इसमें राजा रानियों के बारे में नहीं, विद्वान कवियों के बारे में नहीं, नॉर्मल है, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड इसका, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में। प्रश्न है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो शुद्धिकरण, उपयोगिता और प्रयोज्यता। तो राइट आंसर आ जाएगा उपयोगिता और प्रयोज्यता। जिस भी वस्तु का जितनी ज्यादा उपयोगिता बढ़ता जाएगा, उसी वस्तु को पदार्थ को उतना ही ज्यादा वो संसाधन बनता जाएगा वस्तु का। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उपयोगिता एवं प्रयोज्यता। प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपिक प्रतिरूप है मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्विज्ञान, ग्लोब में ही दर्शाया गया है पृथ्वी को, तो वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है ग्लोब। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कथन गलत है।
क्योंकि दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक बार तो सेकंड में ही जो कलकत्ता में अधिवेशन हुए थे 1886 में, ठीक है, तो 1886 में ही अध्यक्षता किया था। तो ये फर्स्ट कथन इसका तो गलत है। कारण दिया है, वह व्यवसायी व प्रचारक थे, लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो ये करेक्ट है, कारण इसका सही है लेकिन कथन गलत है। ब्रिटिश संसद के भी सदस्य रहे। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति रहे जो भारत के पहले व्यक्ति है जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। 1892 में ये चुने गए थे। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो जो है कारण सही है, कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। एक गलत है किंतु आर सही है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसे और कवर करेंगे। डेली जो है आपके पास हम सी टेट का एनालिसिस पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आप कम समय में एक अच्छा से आप अपना तैयारी कर सके, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम करेंगे कुछ दिनों में। ठीक है, थैंक यू। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।